यहाँ गांव में कुछ दिनों से रात में लोग एक एक करके गायब हो रहे हैं और इन्हें कौन गायब कर रहा है ये कोई नहीं जानता। इस वजह से यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डर रहे हैं। वीरेंद्र शहर में रह रहा था। उसके पिता की हाल ही में मौत हुई थी और अब उसे अपने पुश्तैनी घर और जमीन के कागज पूरे करने के लिए कुसुमपुर लौटना पड़ रहा था। शाम का समय था। आकाश में हल्की धुंध थी और सड़कें लगभग अंधेरी। वीरेंद्र ऑटो में बैठा गांव की ओर बढ़ रहा था। ऑटो वाला चुपचाप ड्राइव कर रहा था। वीरेंद्र ने मजाक में कहा, भाई रात में तो काफी सुनसान रहता है यहाँ। ऑटो वाला बस एक ही बात बोल पाया, साहब कोशिश करना रात को बाहर मत जाना। रास्ता लंबा और धूंध से भरा था। वीरेंद्र ने बाहर झांक कर देखा तो उसे सड़क किनारे खड़े पेड़ और खेतों के बीच से गुजरती अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। हल्की हवा से पेड़ों की शाखाएं जैसे फुसफुसा रही हों। वीरेंद्र ने खुद से कहा, बस शहर में रहकर ही अच्छा था। ऑटो धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक पर पहुंचा। वहां का दृश्य वीरेंद्र को हैरान कर गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कोई दुकानदार नहीं, कोई आदमी नहीं। चौपाल खाली थी। कुत्ते भी अपनी जगहों पर भौंक रहे थे। वीरेंद्र ने ऑटो वाले से कहा, भैया आप जाओ। ऑटो वाला सिर हिलाकर चुपचाप वहां से चला गया। वीरेंद्र अपने पुराने घर की ओर बढ़ा। पुराने रास्ते, टूटी सीढ़ियां और जर्जर दीवारें उसे बचपन की याद दिला रही थीं। घर का दरवाजा अजीब तरह से बंद था। वहीं उसे अपनी बचपन की दोस्त मंजरी दिखाई दी। मंजरी अब अकेली रह रही थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरावना लग रहा था। मंजरी ने धीरे से कहा, और वीरेंद्र इतने साल बाद कैसे हो? क्या हालचाल है? और यहाँ आना कैसे हुआ? हाँ मंजरी, मैं ठीक हूं। मैं बस अपनी पुश्तैनी जमीन का कुछ काम पूरा करने आया था। लेकिन यह बताओ, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? वीरेंद्र, हर रात यहाँ कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं। बस सुबह जमीन पर एक काला निशान मिलता है, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। वीरेंद्र ने हंसकर कहा, मंजरी, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। गांव वाले डरावनी कहानियां बनाते हैं। अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो शायद बाद में पछताओगे। रात में बहुत अजीब चीजें होती हैं। आवाजें, परछाइयां और कभी-कभी नाम पुकारने वाली आवाजें। वीरेंद्र ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह जानता था कि रात अब शुरू हो चुकी है और गांव का सन्नाटा धीरे धीरे उसे अपने घेरे में ले रहा है। रात गहरी होने लगी। वीरेंद्र घर के पुराने कमरे में बैठा, धुंध से ढकी खिड़कियों के बाहर झांक रहा था। हर खिड़की पर अजीब सी परछाइयां गुजर रही थीं। कभी हवा में फुसफुसाहटें, कभी दीवारों के पीछे किसी का नाम पुकारना। वीरेंद्र ने सोचा, यह सब अजीब है, लेकिन उसके पास समय कम था। वो डरते डरते सोया। अगले दिन जमीन और घर के कागज कंप्लीट करने थे। वो धीरे धीरे गांव की गलियों में घूमना शुरू करता है। वहां हर घर का दरवाजा जल्दी बंद होता है।
कोई बाहर नहीं दिखता। चौपाल बिल्कुल खाली। कुत्ते भी अजीब तरह से घूर रहे थे। वीरेंद्र ने महसूस किया कि जैसे हर कोई डर के साए में रह रहा हो। तभी उसे गांव का पुराना पंडित दिखाई दिया। पंडित बुजुर्ग और गंभीर थे। उनका चेहरा समय की मार झेल चुका था। पंडित ने वीरेंद्र को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, वीरेंद्र, तुम यहां क्या करने आए हो? पिताजी के जमीन के कागज पूरे करने, लेकिन ये सब अजीब क्यों है? यह गांव शापित है और यह श्राप उसी जमीन से जुड़ा है जो तुम्हारे परिवार की थी। वीरेंद्र हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसा श्राप? तुम्हारे दादा ने इस जमीन पर एक मंदिर गिरवाया था। उस मंदिर में एक रक्षक की आत्मा थी जो गांव की रक्षा करती थी। जब मंदिर टूट गया, आत्मा कैद हो गई। अब यह हर रात किसी इंसान की आत्मा खींचती है ताकि अपनी कैद से मुक्त हो सके। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को बड़ी गौर से सुना, लेकिन उसके भीतर डर बैठ चुका था। वीरेंद्र ने पंडित की बातों को सोचते हुए रात बिताई। आसपास के धुंध और आवाजें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। दीवारों के पीछे फुसफुसाहटें, हवाओं में नाम पुकारने की आवाजें और खिड़कियों से गुजरती काले साए उसे मानसिक रूप से कमजोर कर रहे थे। अगले दिन वीरेंद्र ने तय किया कि वह उस जगह जाएगा जहां मंदिर था। उसे जानना था कि क्या सच में यह श्राप उसके परिवार की गलती का परिणाम है। वीरेंद्र, मत जाओ वहां। यह खतरनाक है। तुम्हें शायद बचकर नहीं निकल पाओगे। मुझे सच्चाई जाननी है। अब डर कोई काम नहीं आएगा। रात का समय था। पूरा गांव वीरेंद्र को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ना तय किया। वीरेंद्र उस जगह पहुंचा। चारों तरफ जली हुई मिट्टी, टूटी दीवारें और बीच में एक पुराना बुझा हुआ दिया पड़ा था। वीरेंद्र ने धीरे से दिया जलाया। जैसे ही लौ उठी, जमीन हिलने लगी। हवा में सिसकारियां गूंजने लगी। वीरेंद्र का मन डर से कांप रहा था। तभी मंजरी वहां पहुंचती है, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब शैतानी शक्ति दिख रही थी। मंजरी इंसान नहीं थी। वो वही राक्षस की आत्मा थी जो मंदिर टूटने पर कैद हो गई थी। सालों से मंजरी गांव के लोगों को मार रही थी ताकि उन्हें अपने अंदर खींचकर श्राप से मुक्त हो सके। लेकिन अब वीरेंद्र के लौटने से उसकी कैद पूरी तरह टूटने वाली थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें निगलने के बाद मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन आसपास धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे वीरेंद्र गायब हो जाता है। गांव में अब केवल सन्नाटा और हवा में हल्की सिसकारियां रह जाती हैं। सुबह गांव में अफवाह फैलती है। वीरेंद्र भी उस राक्षस के चंगुल में फंस गया। गांव के लोग अब और अधिक डर के साए में जीने लगते हैं। कुसुमपुर की धुंध अब और घनी हो जाती है। सड़कें, पेड़, खेत और पुराना घर, सब कुछ जैसे वीरेंद्र की कमी को महसूस कर रहा हो। मंजरी अब पूरी तरह शक्ति में गांव में घूमती है।
हर रात वह नए शिकार ढूंढती है और कोई नहीं जानता कि अगली रात किसका साया दीवारों पर रह जाएगा।